हम लोग पढ़ेंगे अब सेक्शन बी इस चैप्टर का, जिसमें बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में समझाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आपको समझाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, एक बीकर मान लीजिए है आपके पास में, क्योंकि जब आप इसको इमेजिन करके चलेंगे तो आपको आगे आने वाले कंसेप्ट जैसे कि ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो ये है आपके पास एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में हम दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, यानी दो अलग अलग मेटल की दो प्लेट्स कह लीजिए या दो वायर कह लीजिए डालेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग फिर पानी भर देंगे, शुद्ध जल, ठीक है। इन दोनों का नाम इलेक्ट्रोड हम कह दे रहे हैं। क्यों इन्हें इलेक्ट्रोड कह रहे हैं? क्योंकि एक मेटल हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा लेंगे और दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को एनोड कहा जाएगा और निगेटिव वाले को कैथोड कहा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम सॉल्ट पोर करेंगे, मतलब सॉल्ट डालेंगे। जब सॉल्ट डालेंगे तो पानी का जो पोलैरिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जैसे ही हम सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो सॉल्ट किससे बना है, कैटायंस और एनायंस, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आप तुरंत ब्रेक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये केवल एग्जांपल के तौर पे बनाया है, कैसे भी आप बना सकते हैं। तो अब ये जो पानी वाला सॉल्यूशन, ये जो नीचे इसमें दिख रहा है आपको, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या करें, हम इससे और इससे मिलाकर एक वायर, एक क्या बल्कि इधर से भी एक वायर, इधर से भी एक वायर मिलाकर हम एक बल्ब या एलईडी व्हाटएवर जो भी आप समझे उससे हमने इसको जोड़ दिया है। आई बात समझ में? और अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अब जैसे ही आपने ये सब कुछ कनेक्ट किया तो आप नोटिस क्या करेंगे, आप नोटिस ये करेंगे कि अब ये बल्ब ग्लो करने लगा है। अब ये बल्ब ग्लो करने लगा है, ग्लोइंग बल्ब। तो इतना तो अभी तक आप समझ ही गए हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते पढ़ते, कि अगर ये बल्ब ग्लो किया है तो इसका मतलब 100% चार्ज का फ्लो हुआ है, करंट का फ्लो हुआ है। क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं हुई होगी तो ये बल्ब जला ही नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये बल्ब ग्लो करता है तो 100% ये बात तय है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए करंट निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगी, जैसा कि हम अभी तक जानते आए हैं, ठीक है। ओके, यानी अगर आप सेल के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से किसी बाहरी चीज को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होते हुए, उस अप्लायंस से होते हुए सेल के निगेटिव टर्मिनल तक आती है। मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि करंट कैसे आ रही है कैसे जा रही है, मुद्दा यहाँ ये है कि करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और चार्ज का फ्लो तब तक नहीं होता जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब ये है कि 100% यहां और यहां, इन दोनों पॉइंट्स के बीच 100% एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कैपिटल बी से डिनोट किया जाएगा, ये आ जाता है, ठीक है। एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे ही हम सॉल्ट को डालते हैं सर्किट कंप्लीट होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब ये है कि 100% करंट का फ्लो हुआ है, और करंट अगर फ्लो हुई है तो ये बात सॉलिड है और ये बात श्योर है 100% कि
करंट फ्लो कर रही है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज को फ्लो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस। जिस प्रकार से हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस जरूरी है, जिस प्रकार से पानी को फ्लो करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस जरूरी है, उसी प्रकार से चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है। आई बात समझ में? यानी 100% हमने ये सीखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, है ना, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर करंट का फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब 100% यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सेल से हमको क्या मिलता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू अस। सेल हमको एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब इसके आगे की कहानी हम कहते हैं। बात समझ में आ गई? सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब आगे तो बेसिकली यहां पे पहला जो टर्म हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? सुनने में तो फोर्स जैसा लगता है, बट वाकई में ये फोर्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो सेल में इस बात को डिसाइड करता है कि आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल ज्यादा देने वाला है या कम देने वाला है। मतलब अगर किसी सेल का ईएमएफ ज्यादा है, ईएमएफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, ईएमएफ ही बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फुल फॉर्म में हो गया। तो अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा है तो 100% इसका मतलब ये है कि आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा मिलेगा। फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, ओम्स लॉ से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उतना ही ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगी। आई बात समझ में? यानी कुल मिला के ईएमएफ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ईएमएफ बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करेगा आपको, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तो अभी हम बता ही देंगे, ठीक है। तो ईएमएफ क्या है? किसी भी सेल का ईएमएफ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो सेल, ठीक है, कितना ज्यादा या कितना कम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाएगा। अगर किसी सेल का ईएमएफ हाई है तो फिर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा, और अगर ईएमएफ कम है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम प्रोवाइड करेगा। बाकी आगे कहानी आप जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम मिला तो सर्किट में करंट कम फ्लो होगी, और अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिला तो सर्किट में। तो माय डियर, लास्ट टर्न तक हमने ये देखा था कि जो सेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने बताया था। उसमें ये बताया था कि एक, जल्दी से बता देते हैं फटाफट, कि ये मान लीजिए आपके पास एक बीकर था, बीकर में हमने पानी डाल दिया था, पानी के अंदर हमने दो अलग अलग मेटल्स की प्लेट डाल दी थी। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा थी प्लेट और एक इलेक्ट्रो निगेटिव ज़्यादा थी प्लेट। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रो निगेटिव ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसको हमने एक वायर के थ्रू और एक बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब है, ठीक है। फिर इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया था। सॉल्ट डालने से सॉल्ट के जो आयंस थे, कैटायंस और एनायंस, वो क्या हो गए? वो ब्रेक हो गए। वो क्या हो गए? वो ब्रेक हो गए। और ब्रेक होने के बाद हम क्या देखते हैं? जैसे हम सॉल्ट डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि आपके पास एक बीकर है, बीकर में पानी है, पानी के अंदर दो अलग अलग मेटल के प्लेट्स पड़े हुए हैं, जिसमें से पॉजिटिव वाले को, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा है, उसे कैथोड कहते हैं, और सॉरी एनोड कहते हैं, और ये आपका कैथोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाला आपका एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड हो जाएगा। जब हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे एक बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो करने लगता है। तो बेसिकली जब जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि अगर 100% ये ग्लो किया है तो इसका मतलब ये तय है कि इसके थ्रू करंट पास हुआ है।
अगर ये ग्लो किया है तो 100% करंट फ्लो किया है, और करंट तभी फ्लो करता है जब क्या मिलेगा हमें, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस की करंट नहीं फ्लो होती, हमको बहुत अच्छे से पता है। यानी कि अगर ये बल्ब जला है, अगर ये बल्ब ग्लो किया है तो इसका मतलब 100% करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है। और करंट अगर फ्लो हुआ है तो 100% यहाँ पे क्या डेवलप हुआ होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, इस वजह से ये बल्ब ग्लो हुआ। यानी कुल मिला के हमने अल्टीमेटली लास्ट अंत तक ये देखा था कि किसी सेल से हमको बेसिकली क्या मिल पाता है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाता है। एक सेल से हमको जो मिलता है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक की बात हो गई थी, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात ये है कि सेल के अंदर एक पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली सुनने में तो फोर्स जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में फोर्स नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ये बताती है कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, ये ज्यादा डेवलप हो पाएगा या कम डेवलप हो पाएगा, ठीक है। यानी आप इतना समझिए कि किसी सेल का ईएमएफ इस बात की प्योर पक्की रिपोर्ट होती है कि जितना ज्यादा उस सेल का ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कुल मिला के बेसिकली हमने क्या सीखा कि सेल का ईएमएफ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा जनरेट होगा या कम जनरेट होगा। अगर ईएमएफ हाई है तो आपको V भी हाई मिलेगा। अगर ईएमएफ कम है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर कम है तो आपको V का वैल्यू मतलब जो लिखा था अभी मैंने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आपको कम मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग एनालिटिकल बेसिस पे बात करते हैं। अभी तक तो हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे थे, हम बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ईएमएफ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि वो सेल हमको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे पाएगा कि कम पोटेंशियल डिफरेंस दे पाएगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ही होता है। क्योंकि ओम्स लॉ कहता है जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही ज्यादा करंट को फ्लो करा पाएंगे। यानी कुल मिला के मेन मुद्दा है पोटेंशियल डिफरेंस का। आइए समझ में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब सवाल उठता है कि ईएमएफ को हम लोग साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से डिफाइन कैसे करेंगे। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। हम हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट EMF, इन शॉर्ट EMF, ठीक है। तो मैथमेटिकली, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटली आप ऐसा कर सकते हो, EMF ऑफ अ सेल can be estimated by EMF E बराबर W/Q। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको समझ गए तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो भविष्य में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। EMF is equal to होता है work done by the cell in circulating the charge once in the circuit। यानी Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में, Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में सेल जो काम करता है वो है ये वर्क W अपॉन हमने कितने चार्ज से डिवाइड किया, उतने चार्ज से डिवाइड किया जितना सेल ने वो चार्ज दौड़ाया। यानी पूरे सर्किट में अंदर से लेके बाहर तक, अंदर से लेके बाहर तक मतलब सेल के अंदर से लेके सेल के बाहर तक, ठीक है, सेल के अंदर से सेल के बाहर तक चार्ज को घुमाने फिराने में जो वर्क किया गया वो अपॉन जितना चार्ज घुमाया गया वो,
उसके रेशियो को ही हम लोग कहते हैं उस सेल का ईएमएफ। ठीक है, तो वर्क समझ गए ना, ये वर्क डन बाय द सेल है, वो ध्यान से समझिएगा, मतलब इसको मैं टोटल कह सकता हूं। ठीक है, द टोटल वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर में स्केलर को जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने से हमेशा स्केलर ही आता है। इस वजह से ईएमएफ इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट अगर देखा है तो ईएमएफ का यूनिट इक्वल टू वर्क डन का यूनिट अपॉन चार्ज का यूनिट। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलॉम, और इसी को कहा जाता है वोल्ट। वोल्ट का सिंबल कैपिटल वी होता है। ये आपका एसआई यूनिट हो गया। अब आप आगे की बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो फॉर डेफिनेशन के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर यानी Q की वैल्यू +1 कूलॉम ले लूं, इसको कहेंगे क्या? दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कहेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर कहेंगे तो कॉमा देन क्या हो जाएगा? ईएमएफ वुड बी इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द सेल। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन क्या बनती है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में दौड़ाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में दौड़ाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन उस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। यानी वर्क डन बाय द सेल इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन द सर्किट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। लिख रहा हूं मैं, EMF of a cell is defined as work done in circulating unit positive charge once in the circuit। ठीक है, एक सर्किट में एक चक्कर, एक कूलॉम चार्ज को 111 याद कर लो, एक सर्किट में एक चक्कर किसको? एक कूलॉम चार्ज को लगवाने में जो वर्क करना पड़ता है सेल को, वही उस सेल का क्या हो जाता है? ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ईएमएफ का डेफिनेशन, सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट, नेचर। ये है ईएमएफ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं ईएमएफ को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। यानी जो इफेक्ट करते हैं अगर हम वो पढ़ लें तो उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे उनमें वो इफेक्ट नहीं करता होगा। तो अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। फैक्टर्स affecting EMF of a cell, एक सेल का फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF of a cell, एक सेल के EMF को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? तो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। ठीक है, तो EMF of a cell depends on following two factors. Number one, material of electrodes, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ वही जो भरा हुआ था, जो सेल के अंदर कटोरे में जो भरा हुआ था पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वाला मिक्सचर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये है वो चीजें जिन पे ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड करता है। अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
या ईएमएफ हो गया, रुक जाइए। अगला टर्म जो है हमारे पास वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला टर्म जो आप अच्छे समझिए वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अपने नाम की तरह ही एकदम क्लियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप नोटिस करिए हुआ क्या होगा सेल के अंदर। मैं दोबारा बनाता हूं, ये बीकर है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका बल्ब जो है वो ऊपर जुड़ गया जाके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। जब तुमने पानी भरा इसके अंदर फिर सॉल्ट डाल दिया है ना, तो बहुत सारे कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से बहुत सारे प्लस माइनस जनरेट हुए होंगे, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ होगा तो निगेटिव वाले भागे होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव वाले भागे होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। आई बात समझ में? तो इससे होगा क्या, सेल के अंदर जो आयंस हैं, सेल के अंदर जो आयंस हैं भाई ऑब्वियसली नेगेटिव वाले प्लस प्लेट की तरफ भागेंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव तरफ भागेंगे। वहां कोई 2 लेन 3 लेन हाईवे तो है नहीं। जब हाईवे होता है हम लोग ऊपर दिमाग हो तब तो भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। ये तो बेचारे निर्जीव चीजें हैं, है ना, इनके अंदर कोई जान नहीं है। तो जब ये ऐसे चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, टकराने लगेंगे। और टकराने की वजह से ही यहाँ पे रास्ते में, चार्ज के रास्ते में बाधा आ रही भाई, है कि नहीं। आयंस क्या है, आयंस चार्ज है, और चार्ज के रास्ते में जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो आयंस जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो इस वजह से सेल के अंदर ही, हम बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे, बाहर वाला रेजिस्टेंस तो खूब पढ़ा हम लोगों ने, सेल के अंदर ही एक रेजिस्टेंस का माहौल बन गया है। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस आ जाता है उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं समझा देता हूं, समझा दिया, मैं लिख देता हूं। The degree of obstruction in the path of flow, the degree of obstruction in the path of flow of ions, ions है ना सेल के अंदर, ions inside the cell, the degree of obstruction in the path of flow of ions inside the cell is called internal resistance। तो जिस प्रकार से वो वाला जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस, वो स्केलर होता है, वैसे ही है तो रेजिस्टेंस ही, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बस फर्क इतना है कि उसे वहां वाले जो पहले हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ा था उसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते थे, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। जिस प्रकार से उस वाले रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको ओम बताया था या वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, वैसे यहां भी इसका भी यही होता है। इट्स SI यूनिट इज ओम या वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस अगर समझ गए हैं तो अब आपको हम बता सकते हैं TPD के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होता है, लेकिन दोनों में आखिर एक बारीक जो डिफरेंस है वो क्या है ना।
चलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल सा गणित है। ईएमएफ जैसे देखिए ईएमएफ को करने में आपने क्या किया था? टोटल वर्क डन किया था अपॉन मूविंग चार्ज, राइट? तो अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैपिटल V, तो आप वर्क डन सिर्फ कितना लीजिए? आप वर्क डन सिर्फ लीजिए एक्सटर्नल सर्किट, सेल के बाहर चार्ज को चलाने में जो वर्क किया गया। भाई वर्क दो जगह हुआ, चार्ज को सेल के बाहर चलाने में और चार्ज को सेल के अंदर चलाने में, ठीक है? तो किसी सेल का ईएमएफ जो होता है वो चार्ज को चलाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो भी किधर? जब एक्सटर्नल सर्किट में हो तो इस तरीके के, मतलब ध्यान से समझिए, दोबारा बोलता हूं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एस्टिमेट करने का तरीका है V बराबर वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल टू कैरी द चार्ज फ्रॉम कैरी द चार्ज आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर चार्ज को चलाने में जो वर्क करना पड़ा वो अपॉन कितना चार्ज चलाया गया वो, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? आई बात समझ में? मतलब ये कहने का, पहले बात तो मैं इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है मैं उसी पे आ जाऊं। बेसिक डेफिनेशन क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की? नाम से क्लियर हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें सेल के टर्मिनल के अक्रॉस मिलता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी अगर आप सेल के दोनों नक्के पकड़ लेंगे, नक्के मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको दोनों हाथ के बीच में जो मिलेगा उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, ठीक है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप the potential difference develop across the terminals of a cell, is called terminal potential डिफरेंस, ठीक है? वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें सेल के टर्मिनल के अक्रॉस मिलता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। अब इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स टू एस्टिमेट इट, ठीक है? तो समझिए, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ टीपीडी। बहुत ध्यान देना, बच्चे बेचारे बुक से पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ टीपीडी। ध्यान से देखिए, पहली बात तो एक सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अगर आप टेक्निकल एक सिंबल बनाते हैं सेल का तो एक ये होता है प्लस और माइनस, ये सेल है। बड़ी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है और छोटी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल दिखाती है, ठीक है? इसके बाद अगर सेल में जो ईएमएफ होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, सेल का ईएमएफ यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो साइड में दिखा दिया जाता है, ठीक है? और उसके ऊपर स्मॉल r लिख दिया जाता है, उसके ऊपर स्मॉल r लिख दिया जाता है, ठीक है? पॉजिटिव से जुड़े होने की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है और नेगेटिव की वजह से जुड़े होने से नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, ठीक है? तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इन दो टर्मिनल्स के बीच, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स,
इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी सुनिए, अभी बात कंप्लीट है, ये तो पुरानी बात है। अभी हमने तुम्हें सिर्फ सेल का सिंबल बताया, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इत्मीनान से। ठीक है, हम लोग ये सब पता करने जा रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आखिर कैसे कैसे निकाला जा सकता है। तो पहला तरीका ध्यान समझिएगा। पहला तरीका ये है कि आप जब किसी सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे कि सपोज कैपिटल आर, तो ऑब्वियसली सेल क्या करेगा, सर्किट को एक करंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज कैपिटल आई। ठीक है, ये कैपिटल आई प्रोवाइड कर देगा इस तरीके से। आई बात समझ में? तो अगर आप ठीक से देखें तो यहां पे दो तरीके हैं, दो तरीके। कौन कौन है दो तरीके? ठीक है, पहला तरीका ये है कि जो पुराना मेथड था पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म डेफिनेशन से, चलिए बताते हैं। तो मेथड वन, पहला मेथड क्या है? बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो V बराबर हो जाएगा वर्क डन इन सर्कुलेटिंग द चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट अपॉन मूविंग चार्ज। ये डेफिनेशन हुआ, ये एक तरीका हुआ पोटेंशियल डिफरेंस नापने का। यानी कि चार्ज को, समझ रहे हैं, चार्ज को सेल के बाहर, ये काला वाला जो लाइन दिखा रहा हूं, ठीक है, चार्ज को सेल के बाहर चलाने में जो वर्क करना पड़ा वो ये, अपॉन कितना चार्ज चलाया वो, उसका रेशियो कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2, बाय ओम्स लॉ। बहुत सीधी सी बात है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V बराबर आई आर, इसके बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस तो V का आ जाएगा भाई। सेल के दोनों टर्मिनल से रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो सेल अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर V पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो उन्हीं टर्मिनल्स से तो ये R भी जुड़ा हुआ है, यानी इस R के अक्रॉस भी V कितना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ठीक है, तो क्योंकि टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है और इन्हीं टर्मिनल से ये R भी जुड़ा हुआ है, तो बाय ओम्स लॉ हम यहाँ यूज कर सकते हैं V बराबर आई आर। ठीक है, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दो मेथड हो गए। अब हम बात करेंगे अगले टर्म की, जिसका नाम है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अगली चीज है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपको समझा रहा हूं। पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली क्या है? ड्रॉप वो चीज कही जाती है जिसको हम ना इस्तेमाल कर पाए। ड्रॉप उस चीज को कहा जा सकता है जिसको हम लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो पोटेंशियल ड्रॉप और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? पहली बात, आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क समझे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ये वर्क डन जो होता है वो चार्ज को पूरे सर्किट में चलाने का होता है। ईएमएफ के फॉर्मूले में जो ईएमएफ में लेते हैं वो वर्क डन टोटल होता है, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर चार्ज को चलाने में जो वर्क डन किया जाता है वो लेते हैं। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन हम सिर्फ वो वाला लेते हैं जो सेल के बाहर चार्ज को चलाने में किया जाता है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप में क्या फर्क है। पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली उस पोटेंशियल को कहते हैं जो सेल के अंदर ही होता है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते, यानी एक तरीके से कह दिया जाए वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सेल के अंदर ही रेजिस्टेंस होने की वजह से थोड़ा बहुत पोटेंशियल सेल के अंदर ही रह जाता है, अंदर ही डेवलप होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बाहर नहीं कर पाते हैं सेल के, इस वजह से इसे पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो मैं लिखता हूं,
potential drop, the potential difference across the internal resistance across the internal resistance of the cell is called potential ड्रॉप. पोटेंशियल ड्रॉप को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v से डिनोट किया जाता है. अब हम मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ने जा रहे हैं. मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, इसके भी दो मेथड हैं. तो माय डियर, पोटेंशियल ड्रॉप समझे आप? समझाते हैं. जैसे आपने जो पहला मेथड लगाया बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही चीज मैं यहां बताने जा रहा हूं. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे वो वर्क डन ले लें जो चार्ज को सेल के अंदर चलाने में किया गया, यानी वर्क डन बाय द सेल इन सर्कुलेटिंग द चार्ज विद इन द सेल, सेल के अंदर चार्ज को चलाने में जो वर्क किया गया वो वर्क W हो जाए अपॉन उतने ही चार्ज को जितना हम सर्कुलेट, मतलब Q हर केस में सेम है. समझ रहे हैं? ठीक है. तो अगर सेल ने चार्ज को सेल के अंदर चलाने में जो वर्क किया उससे हम डिवाइड कर दें Q को, तो हमें जो मिलेगा दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया. दूसरा डेफिनेशन ये है कि अगर आप यहां का V निकालना चाहते हो, तो I इंटू स्मॉल r हो जाएगा. समझ गए? यानी कि अगर आपको कैपिटल V करना है, समझ रहे हैं, अगर आपको ये करना है I इंटू r, तो आपको कैपिटल V मिलने वाला है. तो अगर आपको स्मॉल v चाहिए तो आपको I इंटू स्मॉल r करना पड़ेगा. दिस इज द बारीक डिफरेंस, है ना. दिस इज द माइनर डिफरेंस. जरा सी गलती हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक एक होता आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें केसेस इतने बनते हैं कि जो बच्चा फ्री माइंड से नहीं सोचेगा उसका बैंड तो बज ही जाना है. ठीक है. तो आपको जो मैंने भी समझाया वो हमने तीन चीजें मेन समझाई. एक तो मैंने आपको ईएमएफ समझाया. ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला बता दिया, क्योंकि अभी मैं ईएमएफ का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक रिलेशन निकालूंगा. निकाल ही देते हैं. ठीक है. देखिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल v, कैपिटल V एंड E. रिलेशन बिटवीन स्मॉल v, कैपिटल V एंड E, यानी पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ. एक बात तो तय है कि एनर्जी कंजर्व होती है. तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, law of conservation of energy, by the law of conservation of energy इतना तो तय है कि टोटल जो एनर्जी है वो खर्च हुई है चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में चलाने में प्लस चार्ज को सेल के अंदर चलाने में. ठीक है. तो जो एनर्जी है वही वर्क है, क्योंकि एनर्जी खर्च हुई है वर्क करने में, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तो ये WT बराबर WEXT
प्लस डब्ल्यू ई एन टी हो गया। अब दोनों साइड अगर मैं कैपिटल क्यू से डिवाइड कर दूं तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कैपिटल क्यू, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, अरे मतलब कैपिटल क्यू बोलते निकल गया, कैपिटल क्यू लिखो स्मॉल क्यू लिखो बराबर, जैसा कि मैंने कहा कि हर फॉर्मूले में मैंने क्यू सेम लिया है, ठीक है। तो क्यू से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वर्क डन अपॉन क्यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन क्यू जो हो जाता है, आज ही पढ़ाया मैंने, उसे ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। बाहर वाले सर्किट में जो वर्क किया गया अपॉन क्यू उसे टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। इंटरनल सर्किट में जो वर्क डन किया गया अपॉन चार्ज उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है उन तीनों क्वांटिटीज के बीच। आगे बात समझ में। अब हम कुछ फॉर्मूले इसी से और आगे डेवलप करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले से कुछ और आगे फॉर्मूले बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। काम के फॉर्मूले हैं। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से ई आई स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में फॉर्मूला स्टैब्लिश करेंगे, जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने में बहुत काम आता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ई आई आर एंड आर, ई आई आर एंड आर, बात समझ में आ गई। तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने निकाला है कि ईएमएफ जो होता है वो स्मॉल वी और कैपिटल वी के सम के बराबर होता है। देखा जाए तो स्मॉल वी जो अभी भी निकला वो आई इंटू स्मॉल आर निकला, और कैपिटल वी जो निकला वो आई इंटू कैपिटल आर निकला। तो ई बराबर आई आर प्लस आई आर हो जाता है। तो ई बराबर आई कॉमन कर लिया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो गया। तो यहाँ से आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो गया। आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो गया। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, बहुत जरूरी है फॉर्मूला, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, तभी हो पाएगा कुछ, ठीक है। एक और फॉर्मूला आगे आपको बताते हैं, वो है कैपिटल वी कैपिटल ई आई और स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर उसमें नहीं होगा, ठीक है। वो भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन कैपिटल वी कैपिटल ई आई एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो हम फिर से वही शुरू करेंगे सबको, क्योंकि गंगोत्री वही है, ई वी वी, ठीक है। देखिए कैपिटल वी तो चाहिए पहले से, स्मॉल ई चाहिए पहले से, बस स्मॉल आई और स्मॉल आर चाहिए, तो इसमें आ जाता है स्मॉल v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर होता है। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस आई आर, ठीक है। आई बस समझ में, तो v इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो e माइनस आई आर। वेरी यूजफुल फॉर्मूला। ये भी एक अनदर फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला है ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला जो बहुत काम आता है, ठीक है। तो कैपिटल V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके दो पर्टिकुलर केस हैं, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बता दे रहा हूं। अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है, आई का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर ओपन सर्किट है, आई का वैल्यू 0 है, तो V और E हमेशा बराबर होते हैं, इस बात को याद रखना, काम आएगा, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। और अगर आइडियल सेल है, आइडियल सेल में स्मॉल r 0 होता है, यानी उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, उस कंडीशन में भी V और E बराबर होते हैं। कुछ मूर्ख इसी को EMF का डेफिनेशन याद कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि if the cell is in open circuit then the potential difference across the terminals of the cell is its EMF। मान लिया सही है, लेकिन ये डेफिनेशन लिखने योग्य नहीं है। आई बात, जैसे ये हो गया, कोई कहते हैं कि फॉर एन आइडियल सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स EMF,
तो टेक्निकली इट इज राइट, बट डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखी जाती। डेफिनेशन फंडामेंटल फॉर्मूले में लिखी जाती है। ये बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड कंडीशन है। इस कंडीशन के फॉर्मूले एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ भाई, बोर्ड एग्जाम में टीचर्स दया दृष्टि कर दें, कोरोना का समय चल रहा है इस समय, तो आपके ऊपर रहम कर दे तो एक अलग बात हो गई, बट ऐसा होता नहीं है। आएगा समझ में? इट इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और इस फॉर्मूले से अगर ओपन सर्किट कंडीशन है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है, और अगर आइडियल सेल है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। चलिए पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting internal resistance of a cell. Factors affecting internal resistance of a cell. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब कौन कौन सी बातें हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 4 चीज़ें हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग 4 factors which affect the internal resistance of a cell, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नोन एज एनोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड नोन एज कैथोड। ऑब्वियसली अगर इन दोनों के बीच का गैपिंग कम होगा तो आयंस को ट्रैवल कम करना पड़ेगा। ट्रैवल कम करना पड़ेगा मतलब उसको रास्ते के जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो कम फेस करने पड़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोड्स दूर दूर हो गए तो आयन यहाँ से यहाँ तक चल के आने में बहुत लंबा पाथ ट्रैवल करेगा और ज़्यादा फिर कोलिजन करते हुए वो पहुँच पाएगा, यानी कि उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस भी ज़्यादा आएंगे। यानी बहुत सीधी सी बात है, इफ़ यू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड, है ना। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब सेपरेशन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेपरेशन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अपने पास जो दूसरा पॉइंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है। गाढ़ा इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर गाढ़ा इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो आयंस की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और जब आयंस की संख्या बढ़ जाएगी मतलब ट्रैफिक बढ़ गया इन द सेंस, है ना। अगर आपने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया उसमें, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट आपने मिक्स किया तो फिर जो सोल्यूशन है उसके उतने ही वॉल्यूम में अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, आयन को चलने में रास्ते में दिक्कत आएगी। सो मोर इज द कंसंट्रेशन मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है आपके पास वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आपका हो गया डायरेक्टली रिलेटेड, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड हो गया।
तीसरा पॉइंट है, नॉर्मली जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगल बगल की सड़क खाली करवाती है और सड़क को चौड़ा करा देती है, राइट। ये तरीका तो होता है। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन बढ़ गई है, आयंस ज़्यादा है, तो आप क्या कर दो, इलेक्ट्रोलाइट को आप गर्म कर दो, हीट कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो उसका। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी अब मॉलिक्यूल उतना ही है, मतलब पहले इतने एरिया में, इतने वॉल्यूम में उतने सारे आयंस थे, अब इतने वॉल्यूम में उतने ही सारे आयंस हो गए, तो स्पेस ज़्यादा मिली ना, खाली स्पेस मिल गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस बढ़ जाता है। जब एम्प्टी स्पेस बढ़ जाएगा तो आयन को चलने में दिक्कत कम आएगी, राइट। यानी कि हमने क्या समझा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर है इनवर्सली रिलेटेड। इसके बाद अगला मुद्दा है अपने पास, चौथा नंबर पॉइंट, वो है जो इलेक्ट्रोड्स हैं अपने पास, एनोड और कैथोड, ठीक है। अगर वो पतले पतले हों तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर चौड़े चौड़े हों तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं, एक बैंक है, बैंक में मान लो 2 ही काउंटर है सिर्फ, छोटे छोटे, उन्हीं से कैश निकलना भी है, उन्हीं में कैश डिपॉजिट भी होना है, उन्हीं में नया खाता खुलना भी है, खाता बंद भी वहीं होना है, वहीं पे पीएफ, आरडी, ये फलाना डिमाका सब कुछ वहीं हो रहा है। तो क्या होगा, भीड़ हो जाएगी, एक ही जगह भीड़ हो जाएगी, यानी दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस ज़्यादा हो जाएंगी। तो तरीका क्या होता है, बड़ा एरिया लीजिए, चौड़ा चौड़ा, और फैल के काम करिए, मतलब ज़्यादा, एक आदमी को वहाँ बैठाओ, एक को वहाँ बैठाओ, एक को वहाँ बैठाओ, एक को वहाँ बैठाओ, यानी फैला दीजिए उनको, ठीक है। तो भीड़ क्या हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, मतलब। तो वही चीज़ होती है इलेक्ट्रोड के साथ। अगर आपने एक वायर के शेप में इलेक्ट्रोड लिया है तो सारे आयन एक ही जगह पे आने की कोशिश करेंगे, तो आपस में ज़्यादा टकराने की प्रोबेबिलिटी है। बट लेकिन आप अगर प्लेट के फॉर्म में लेंगे तो जिसको कन्वीनियंट हुआ यहाँ पे पहुँच गया, जिसको कन्वीनियंट हुआ यहाँ पहुँच गया, जिसको कन्वीनियंट हुआ यहाँ पहुँच गया, जिसको कन्वीनियंट हुआ यहाँ पहुँच गया, यानी कि फ़ायदा हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर प्लेट एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसमें क्या है, इनवर्सली रिलेटेड, यानी 2 चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड और 2 चीज़ें इनवर्सली रिलेटेड। नोट कर लीजिए।